Hello aspirant, welcome y'all. So currently we are on the chapter that is molecular basis of inheritance, जो कि हमारे 12th की बॉटनी का सेक्शन है और जेनेटिक्स का पोर्शन है. तो हमने जेनेटिक्स में ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज का जो लेक्चर है उसमें हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसका सेकेंड एंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन जो है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस, उसको कवर किया है. आज का जो लेक्चर है उसमें हम रेगुलेशन जो है जीन की एक्सप्रेशन की, जीन किस तरह से एक्सप्रेस करता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कौन कौन से लेवल्स पे उसको रेगुलेट किया जा सकता है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में किस तरह से उसकी रेगुलेशन हो सकती है, इसके बारे में जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए और इस लेक्चर को अटेंड करिए. तो रेगुलेशन जो होती है जीन एक्सप्रेशन की यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट जो होता है इसके अंदर हमें कहा गया है, एनसीईआरटी कहती है कि 4 लेवल पे जो है यहाँ पे हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. जीन जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं आगे कुछ प्रोसेस होने से, आगे कुछ बनने से उसको हम यूकैरियोट्स में रोक सकते हैं 4 लेवल्स पे. कौन कौन सा लेवल हो सकता है? मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि रेप्लिकेशन होता है, उसके पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है. रेप्लिकेशन का प्रोसेस वो होता है जिसमें डीएनए से डीएनए की ही फॉर्मेशन होती है. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आरएनए से प्रोटीन बनता है. और ठीक है, ये 3 प्रोसेस हमारे पास है. तो इसमें 3 ये चीज़ तो होगी ही. पहले डीएनए से डीएनए की रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी हमें डीएनए से आरएनए बनाना है. तो डीएनए से जब आरएनए बनती है तो बीच में आती है एक, जहाँ पे एक्सॉन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है. हमें एक्सॉन्स का रिमूवल करना होता है. इंट्रॉन्स जो होती है उसकी रिमूवल होती है, जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, जो हमारा ट्रांसलेशन का पॉइंट था. और उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रॉन्स की रिमूवल करते हैं और एक्सॉन्स को क्या करते हैं, हम एड ऑन करते हैं. तो पहला प्रोसेस वो होता है जिसमें कि हमें इमेच्योर टाइप का आरएनए बनाना होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, और इमेच्योर यानी कि एचएनआरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है. तो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन पे जो है पहला हमारा प्रोसेस होता है. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. दूसरा, जब एचएनआरएनए जो होता है इमेच्योर, जब मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को. तीसरा, जब एमआरएनए को, ये फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए जो है, जब इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जब इसकी एमआरएनए की जो एमआरएनए जब एमआरएनए की ट्रांसपोर्टेशन होती है बाहर, यानी कि ये इसका न्यूक्लियस होता है सेल का, और उसके बाहर साइटोप्लाज्म है. तो ये न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए की, फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए की जब ट्रांसपोर्ट होती है, इस दौरान हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. तो तीसरा ये रेगुलेशन हो जाती है. उसके बाद अब इस एमआरएनए से प्रोटीन को बनाना हमें, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस हमें करना है. तो उस लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेगुलेशन को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. तो यूकैरियोट्स में रेगुलेशन जो होती है वो 4 लेवल पे होती है. पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे. दूसरा हम बात करें तो जब ट्रांसपोर्ट होती है एमआरएनए का फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म. तीसरा, एचएनआरएनए जब एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन के प्रोसेस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उस दौरान. इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर लें तो प्रोकैरियोट्स जो होता है इसमें सिंगल लेवल ऑफ यहाँ पे रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है. सिंगल लेवल पे, सिंगल लेवल में यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, यानी कि न्यूक्लियाइड हमारा यहाँ पे हमें फुल्ली क्या होता है, यहाँ पे कवरिंग नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. तो यहाँ पे से जो होता है सिर्फ न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से जो है आरएनए बनता है, और आरएनए से ही प्रोटीन बनता है. साइमल्टेनियसली होता है, बहुत ही फास्ट होता है. तो डायरेक्टली ये प्रोसेस बनता है. तो सीधे डीएनए से आरएनए जो है, यहाँ इसके बनने के प्रोसेस में यहाँ पे डायरेक्टली जो होता है डीएनए से आरएनए जब बनता है, डीएनए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, और डायरेक्टली इसी लेवल पे जो है यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. तो सिंगल लेवल ऑफ रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के केस में. आरएनए से की प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है ये साइमल्टेनियसली होता है, बहुत तेजी से होता है, एक साथ होता है. और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है इसलिए कपल्ड होता है, एक साथ होता है, क्योंकि एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जैसे ही डीएनए से आरएनए बना वैसे ही आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन हो जाता है. सिंगल लेवल ऑफ रेगुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही यहाँ पे रेगुलेशन होती है. इसके बाद हम बात करते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन की. तो मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पहले सिस्ट्रॉन का मतलब समझना होगा. सिस्ट्रॉन वो फ्रैगमेंट होता है डीएनए का जो कि एक्सप्रेस करता है
है एज ए प्रोटीन के तरह जो एक्सप्रेस कर पाए वो होता है सिस्ट्रॉन। तो यूकेरियोट जो होता है इसके केस में मोनोसिस्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक वो कंडीशन होती है जिसमें कि मतलब प्रोकैरियोट्स के हमें देखने को मिलता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक वो कंडीशन होती है जिसमें कि सिंगल प्रोमोटर जिसपे कि ऑन विच पॉलीमरेज बाइंड करता है लीड्स टू द सिंगल जीन एक्सप्रेशन। मतलब प्रोमोटर बाइंड किया और वहाँ पे पॉलीमरेज, हमें पता है कि जहाँ पे प्रोमोटर आता है वहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड करता है और फिर आगे की ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे जैसे ही आके प्रोमोटर बाइंड किया, प्रोमोटर पे आके जैसे ही पॉलीमरेज बाइंड किया तो यहाँ से जो होती है सिंगल जीन की एक्सप्रेशन आती है। तो ये हमें मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो होती है, सिंगल जीन की एक्सप्रेशन जो है हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन में तो यहाँ पे भी सिंगल प्रोमोटर होगा जहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहाँ पे मल्टीपल जीन की एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, तो लैक्टोज जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। बैक्टीरिया जो होता है वो यूज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एज ए सोर्स ऑफ देयर एनर्जी और इसकी ब्रेकडाउन होती है विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बीटा गैलेक्टोसिडेज इन्वॉल्व होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए। इसके बाद इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर बैक्टीरिया के अगल बगल जो है लैक्टोज एब्सेंट है देम टू बी यूटिलाइज, जो कि इसको यूटिलाइज करना है फॉर द एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। हमें पता है कि अगर लैक्टोज ही एब्सेंट है, उसके अगल बगल बैक्टीरिया के अगल बगल अगर लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। इसके बाद ओपेरॉन सिस्टम की अगर बात करें तो ओपेरॉन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ओपेरॉन जिसको कहते हैं यानी कि लैक्टोज ओपेरॉन। तो एक ही तरह का ओपेरॉन नहीं होता है, बहुत से तरह के ओपेरॉन प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। जैसे कि अगर when more than one genes are controlled by common promoter and operator, मतलब कॉमन एक सिंगल सेम कॉमन या फिर कॉमन प्रोमोटर या ऑपरेटर के द्वारा अगर कंट्रोल होता है मोर देन वन जीन्स, अगर एक से ज्यादा जीन्स जो कि कंट्रोल होता है कॉमन प्रोमोटर और ऑपरेटर से, तो इसको कहते हैं ऑपेरॉन सिस्टम। अब ऑपेरॉन सिस्टम जो होता है इसमें अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो ये होता है लैक ऑपेरॉन, हिस्टीडीन प्रेजेंट है तो हिस्टीडीन हिज ऑपेरॉन। तो इस तरह के ऑपेरॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। लैक ऑपेरॉन जो होते हैं इसकी बहुत सारी कंपोनेंट्स होती हैं जिसमें कि आता है RSOP, इसको हम याद रख सकते हैं RSOP से। R का मतलब होता है रिप्रेशर यानी कि इनहिबिटर, और ये जो होता है इनहिबिटर या रिप्रेसर यही बाइंड करता है हमारे ऑपरेटर से। उसके बाद बीच में होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स, उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर, ओ से ऑपरेटर, और पी से हमारा प्रमोटर होता है जहां पे DNA पॉलीमरेज जो है RNA पॉलीमरेज जो है आके यहाँ पे बाइंड करता है। तो एक होता है रिप्रेसर जिसको इनहिबिटर कहते हैं जो कि ऑपरेटर से बाइंड करता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, तीसरा ऑपरेटर हो गया, और चौथा जो होता है हमारा वो प्रमोटर होता है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो है बाइंड करता है। इसके बाद मैंने आपको एस से स्ट्रक्चरल जीन जो बताया है उसके ऊपर बात करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है 3 तरह का प्रेजेंट होता है जिससे अलग अलग तरह के हमें एंजाइम देखने को मिलता है। पहला जो होता है प्रोटीन वो होता है ZYA, मतलब ZYA से आपको याद रखना है, Z से जो होता है वो होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y जो होता है उससे आता है परमिएज, और A जो होता है उससे आता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडोज होता है इसका फंक्शन होता है कि ये ब्रेक करता है, तोड़ता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये हमने अभी अभी आपको दिखाया था कि बीटा गैलेक्टोसिडेज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दूसरा परमिएज है, परमिएज इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। और तीसरा हमारा होता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, और परमिएज जो है इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन में इंक्रीज करता है परमिबिलिटी, किसके लिए, लैक्टोज के लिए परमिबिलिटी बढ़ाना है, क्योंकि हमारे मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स की उसकी परमिबिलिटी जो है उसको बढ़ाएगा। तो पहला बीटा गैलेक्टोसिडेज है, आपको ये याद होना चाहिए, दूसरा परमिएज होता है, और तीसरा होता है ट्रांस एसिटाइलेज। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस लैक ऑपेरॉन की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं कि इस लैक ऑपेरॉन के अंदर कैसे कैसे तरह के मतलब कैसे अरेंज रहता है सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा प्रोमोटर, इसके बाद इनहिबिटर, और इसके बाद यहाँ पे पीपोजिया। इससे याद रखना है आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस इनहिबिटर का पर्सनल यहाँ पे प्रोमोटर होता है जहाँ पे आके पॉलीमरेज बाइंड करता है, और यहाँ से क्या होता है आगे प्रोसेस शुरू होती है। अगर इस इनहिबिटर के पे आके जो है यहाँ पे कुछ बाइंड किया, मतलब इनहिबिटर
जैसे ही पॉलीमरेज इस प्रोमोटर पे आके बाइंड करता है तो क्या होता है, यहाँ से इनहिबिटर से आता है आरएनए, मतलब इस डीएनए से बनता है हमारे आरएनए इनहिबिटर बनता है। इस आरएनए इनहिबिटर से हमें प्रोटीन मिलता है जिसको कहते हैं रिप्रेशर या इनहिबिटर प्रोटीन। ठीक है, अगर हमारे पास अब ये रिप्रेशर जो है यहाँ पे बाइंड करेगा ऑपरेटर से, कब बाइंड करता है, अगर लैक्टोज हमारे मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, अगर हमारे मीडियम में जो है लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है, तो रिप्रेशर कहाँ बाइंड करता है, जाके उस ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। वो जो ऑपरेटर मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन हमारा बना है, ये इस ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है। और जब ये उस ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, फर्दर ZYA से कोई भी तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा ZYA का, तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है अगर हमारे मीडियम में जो है लैक्टोज एब्सेंट है। तो उसके बाद दूसरा कंडीशन ये भी हम देख लेते हैं कि अगर इसको हम कहते हैं पॉजिटिव तरह की हमारी रेगुलेशन, जो अभी मैंने आपको बताया है, जब लैक्टोज एब्सेंट है, अगर हमारे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, तो लैक्टोज या फिर जिसको हम इंड्यूसर कहते हैं, ये इंड्यूस करता है, ये बाइंड करता है, रिप्रेशर से जाके बाइंड कर जाता है। और रिप्रेशर जो होता है, ये रिप्रेशर बाइंडिंग टू ऑपरेटर जो होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। और वो अगर इनएक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा, ZYA अब फ्री है हमारा, तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तीनों तरह के प्रोटीन जो होता है वो बन जाता है। लैक्टोज जो होता है यहाँ पे निगेटिव रेगुलेशन का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसका जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो अगली क्लास में हम करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा गया था। सबसे पहले इसमें डीएनए कंटेंट जो होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और हर एक ह्यूमन का जो डीएनए होता है अप्रॉक्सीमेटली 99.9% सिमिलर होता है एक दूसरे से। 0.1% डिफर करता है, और वो 0.1% कितना होता है, देखो टोटल जो होता है वो 3.3 × 10⁻⁹ होता है। और इसको परसेंटेज को इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे हमें 3.3 × 10⁻⁶ नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो इतना जो 0.1% डिफर हुआ है वो इतना बेसिस होता है, इतना नाइट्रोजनस बेसिस होता है, जो कि हम अलग अलग ह्यूमन्स हमें दिखते हैं, अलग अलग तरह की उसमें वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। बाकी 99.9% क्या होता है, सिमिलर होता है। टोटल इसमें बुक लगा गया था, दैट इज 3300 बुक्स, 1000 पेजेस का और 1000 लेटर का, मतलब पर पेजेस जो होता है वो 1000, मतलब हर एक पेज में 1000 लेटर का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ह्यूमन जीनोम के अंदर था। और इसके बाद जो है इसके ऊपर और बहुत सारी बातें हैं जो हमारी एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी के बाहर की भी कुछ बातें हैं, तो उन सबको जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है हमारा आधा बचा हुआ है, और इसके बाद जो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद जो है इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा, और हैंडीटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।